हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बाद डुअल एंटीप्लेटलेट यानी खून पतला करने की जो दो दवाएँ हैं, एक एस्प्रिन और साथ में जो P2Y12 इनहिबिटर जिन्हें बोलते हैं, वो मेडिसिन कितने टाइम तक दी जाती है, क्या फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि मेडिसिन कितने टाइम तक दिया जाना चाहिए, ज़्यादा डोज में देने से क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा डोज में देने से नुकसान क्या होता है, किन लोगों को ज़्यादा डोज में दिया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है कि किन लोगों को ज़्यादा डोज में देने की ज़रूरत है या नहीं, इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ों को समझना ज़रूरी इसलिए क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स मैंने ऐसा देखा है कि हमारे ग्रुप्स पे या हमारे व्हाट्सएप चैट्स पे या हमारे चैनल के कमेंट्स पर ये इस बारे में हमें पूछते हैं कि ये खून पतला करने की दो तरह की दवाई चालू है, इसको कितने टाइम तक कंटिन्यू कर रहा है। खासकर अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा हो तो वो डेफिनेटली इस बारे में कंसर्न रहता है। तो आज उसको समझने की कोशिश करेंगे कि डुअल एंटीप्लेटलेट यानी खून पतला करने की दो तरह की जो दवाइयाँ दी जाती है उसका क्या रोल है, कितने टाइम तक देना चाहिए और कितने टाइम के बाद सेफली हम उन्हें कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है डुअल एंटीप्लेटलेट्स एंजियोप्लास्टी के कितने दिन बाद तक देना चाहिए, उसका बेसिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और प्रोज एंड कॉन्स क्या है। बेसिकली देखिए, हार्ट अटैक के बाद पेशेंट जब एंजियोप्लास्टी होती है या हार्ट अटैक का सिंपल पेशेंट्स भी आता है तो उन्हें एस्प्रिन सबको ही दिया जाता है। इनिशियली सबको लोडिंग डोज 325 मिलीग्राम का दिया जाता है, उसके बाद 75 मिलीग्राम्स पर डे कंटिन्यू किया जाता है। एक चीज़ जानने और समझने की ज़रूरत है कि एस्प्रिन का जो इफेक्ट है वो डोज डिपेंडेंट नहीं है। काफ़ी डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि 150 मिलीग्राम्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादा डोज लेने पर इसमें पेशेंट को साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, जीआई साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, एसिडिटी या गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। कई बार वो इस डोज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि 75 मिलीग्राम्स डोज ही ले, वो सबसे कम डोज है और उसमें साइड इफेक्ट्स होने का चांस कम है। इफेक्ट लगभग बराबर ही आएगा। इसके अलावा जब पेशेंट फ्रेश एंजियोप्लास्टी के बाद तुरंत डिस्चार्ज होता है या पेशेंट का तुरंत एंजियोप्लास्टी किया जाता है तो उसको सेकेंड P2Y12 इनहिबिटर्स मेडिसिन दिया जाता है। ये बेसिकली 3 तरीके का आता है, प्रासुगेल, टिकाग्लोर और क्लोपिडोग्रेल। काफ़ी सालों से क्लोपिडोग्रेल मार्केट को रूल कर रहा था। काफ़ी पिछले 15-20 सालों से सब पेशेंट्स को जिनको प्लास्टी के बाद डिस्चार्ज किया जाता था उनको क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता था। आज भी ज़्यादातर केसेस में इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन क्लोपिडोग्रेल के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लगभग 100 में से 25% पेशेंट में क्लोपिडोग्रेल का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। यानी क्लोपिडोग्रेल को नॉर्मली लिवर में कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कई पेशेंट में क्लोपिडोग्रेल एक्ट ही नहीं करता या इनइफेक्टिव हो जाता है। अब ये कितने लोगों में इनइफेक्टिव है ये ऊपर से जज करना मुश्किल है। प्लेटलेट एग्रीगोमेट्री या प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज़ वगैरह की जाती है, लेकिन ऑब्वियसली ये इतने कम्बरसम और टाइम कंज्यूमिंग और पैसा कंज्यूमिंग है कि हर केस में रूटीनली इनको नहीं किया जाता है। अब ऊपर से कैसे पता चले कि पेशेंट को क्लोपिडोग्रेल रेजिस्टेंस है, यानी क्लोपिडोग्रेल इस पेशेंट में दिया और असर नहीं किया तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसिकली हार्ट अटैक दोबारा ना हो या स्टेंट जो लगाया उसमें क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए हम पेशेंट को खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं। ये इस दवाई का बेसिक पर्पज़ है। लेकिन हार्ट अटैक के बाद स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस और दोबारा हार्ट अटैक आने का चांस मैक्सिमम पहले 2-4 महीने 6 महीने ही ज़्यादा रहता है। इसलिए ये पीरियड को हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट से कवर करना पड़ता है ताकि खून ज़्यादा पतला रहे और स्टेंट में जब तक एक एंडोथेलियम की लेयर जम जाती है स्टेंट के ऊपर, उस टाइम तक हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट देते हैं ताकि पेशेंट को स्टेंट में क्लॉटिंग ना आए। ये दवाइयों का पर्पस स्टेंट में रीब्लॉकेज को प्रिवेंट करना नहीं है। ये दवाइयों का बेसिक पर्पस स्टेंट में सडन क्लॉटिंग जो होती है, जिसका मैक्सिमम चांस पहले कुछ दिनों में ही ज़्यादा होता है, पहले 1-2 महीने में ही ज़्यादा होता है, उनमें ये दवा देने का ज़्यादा पर्पज़ है। रीब्लॉकेज को ये प्रिवेंट नहीं करता, ये क्लॉटिंग और खून को पतला करता है। खून पतला करने से स्टेंट में जो रीब्लॉकेज तो रूज बनने की वजह से हो रहा है, तो यानी रीब्लॉकेज को ये इफेक्ट नहीं कर सकता। रीब्लॉकेज के ऊपर जो क्लॉट बनता है या नली में डायरेक्टली स्टेंट में जो सडन क्लॉट बनता है जिसे स्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उसको ये कवर करता है, उसको ये कम करता है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस और स्टेंट रिस्टोसिस दोनों ही टॉपिक्स पर हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज उसके डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो डुअल एंटीप्लेटलेट है ये प्लास्टिक के तुरंत बाद क्या होता है कि क्लोपिडोग्रेल हमने दिया और क्लोपिडोग्रेल का इफेक्ट आया या नहीं आया कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए न्यूअर कंजीनर्स जो क्लोपिडोग्रेल के आए हैं, जो न्यूअर डेरिवेटिव्स है, एक प्रासुगेल करके है और टिकाग्लोर करके है, ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्लोपिडोग्रेल से। ये इनका इफेक्ट भी जल्दी आ जाता है और ये ज़्यादा पोटेंट मॉलिक्यूल से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल से, इसलिए एंजियोप्लास्टी करने के कुछ महीने बाद तक इन्हें हम देना प्रेफर करते हैं। रीज़न बीइंग
कि एंजियोप्लास्टी में जब हम एक तो जल्दी ही असर इनका चालू हो जाता है। जब हम क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम देते हैं पेशेंट को तो असर 12 से 24 घंटे में होता है। क्लोपिडोग्रेल 600 मिलीग्राम देते हैं तो असर 4 से 6 घंटे में होता है। जबकि हम टिकाग्लोर या प्रासुगल देते हैं तो पेशेंट को जैसे ही तुरंत हम क्रश करके देते हैं तो 1 घंटे के अंदर असर आ जाता है। एंजियोप्लास्टी के बाद ज़्यादातर स्टेंट में जो क्लॉटिंग आती है पहले 1-2 घंटे 4 घंटे में ही आती है। तो अगर हमने क्लोपिडोग्रेल दिया और वो 4 से 6 घंटे बाद असर करेगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम निकल जाता है और स्टेंट होने के काफ़ी देर घंटे तक भी पेशेंट अनप्रोटेक्टेड रहता है, स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में आप हमेशा यही चाहेंगे कि आपका दवाई जो आपने दिया है वो तुरंत असर करे और तुरंत पीक पर पहुंचे, तुरंत अपना मैक्सिमम असर दिखाए। ऑब्वियसली स्टेंट में क्लॉटिंग होने का जैसा कि मैंने कहा चांस पहले 4-6 घंटे या पहले 24 घंटे ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली स्टेंट एक मेटालिक फॉरेन बॉडी है, बॉडी उसको एक्सेप्ट करे नहीं करे, कुछ प्रोसीजर रिलेटेड भी इश्यूज़ होते हैं, सडनली स्टेंट में क्लॉटिंग आ सकता है। ज़्यादातर इसका रिस्क पहले 48 घंटे में ज़्यादा होता है। तो वो टाइम पीरियड में हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट चालू रहे और वो खून को ज़्यादा पतला करके रखे ताकि स्टेंट में क्लॉटिंग ना आए। अब क्लोपिडोग्रेल के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो ऑनसेट ऑफ एक्शन देर से होता है, यानी असर 4 से 6 घंटे के बाद चालू होता है, तो एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद आपका इफेक्ट नहीं आ पाता। और दूसरा ये कि क्लोपिडोग्रेल का रेजिस्टेंस भी होता है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, तो इसकी वजह से कई बार दवाओं का असर नहीं हो पाता। इसलिए आजकल ज़्यादातर केसेस में एंजियोप्लास्टी के केसेस में प्रासुग्रेल और टिकाग्लोर को पसंद करते हैं। प्रासुग्रेल थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पोटेंट मॉलिक्यूल है, ज़्यादा एफिकेसी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा ब्लीडिंग रिस्क भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा जहाँ स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट इफेक्ट की ज़रूरत है या पेशेंट का क्लॉट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता है। टिकाग्लोर एक तरह से दोनों के बीच का मॉलिक्यूल है कि इसका इफेक्ट कंपेरेटिवली प्रासुग्रेल से थोड़ा कम है, ब्लीडिंग रिस्क भी कम है। तो एक तरह से मैं रूटीनली यही मान के चलता हूँ कि प्रासुग्रेल सबसे ज़्यादा पोटेंट है, उससे नेक्स्ट इफेक्टिव टिकाग्लोर है और उससे कम क्लोपिडोग्रेल है। तो अगर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कोएगुलेंट चाहिए, यानी कि जिसको एंटीप्लेटलेट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, खासकर जिनके पेशेंट में टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि पेशेंट को मल्टीपल स्टेंट्स यूज़ हुए हैं, बहुत लॉन्ग स्टेंट्स यूज़ हुए हों, बहुत डिफ्यूजली डिजीज़ नली हो, बहुत फैली हुई बीमारी हो, या किसी को बिल्कुल हार्ट की मेन नली में स्टेंट लगाया हो, लेफ्ट मेन का प्लास्टी हो, मल्टीपल नली को एक साथ स्टेंट किया हो, डायबिटीज़ हो, प्रेशर हो, इस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादातर प्रिफर किया जाता है कि हम स्ट्रॉन्गर एंटीप्लेटलेट मॉलिक्यूल उनको दें। तो वहाँ हम ज़्यादा प्रासुग्रेल और टिकाग्लोर पसंद करते हैं। जहाँ पर पेशेंट को ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पे पेशेंट को उम्र बहुत ज़्यादा है, 70-80 साल का आदमी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल दिया तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा, पेशेंट को रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे केस में हम कम स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल को प्रेफर करते हैं, तो वहाँ हम क्लोपिडोग्रेल को प्रेफर करते हैं। यूजुअली ये प्रासुग्रेल और टिकाग्लोर को हम, जैसा कि मैंने कहा, स्टेंट थ्रोम्बोसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो पहले 4 से 6 महीना इनको मैक्सिमम दिया जाता है। ज़्यादातर काफ़ी डॉक्टर्स को उसको पहले 1-2 महीने में ही क्लोपिडोग्रेल में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा होता है इसमें स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल्स में। नहीं तो ज़्यादातर अगर सिंपल प्लास्टी है तो 4 से 6 महीने के बाद आप उसको चेंज करते हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स। कुछ लोग जल्दी भी करते हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट और केस टू केस वेरी कर सकता है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी कर सकता है। कुछ लोग पूरे 1 साल तक देते हैं, कुछ लोग 3 महीने तक देते हैं, पर अंदाजित मान के चलिए कि 3 से 6 महीने के बाद आप प्रासुग्रेल को कन्वर्ट कर देते हैं क्लोपिडोग्रेल में, क्योंकि क्लोपिडोग्रेल एक तो कंपेरेटिवली सस्ती भी है और क्लोपिडोग्रेल का ब्लीडिंग साइड इफेक्ट कम है, और ऑब्वियसली पहले 6 महीने में स्टेंट में क्लॉटिंग होने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो ये पीरियड अगर आपने स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट से कवर कर लिया तो उसके बाद क्लॉटिंग या रीब्लॉकेज होने का चांस काफ़ी कम है। तो उसके बाद आप अगर लेस स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल भी अगर पेशेंट को देंगे तो काम चलता रहेगा, पेशेंट को जान नहीं जाएगी और पेशेंट को स्टेंट में क्लॉटिंग नहीं आएगी, तो उसको लॉन्ग टर्म दिक्कत नहीं आएगी। गाइडलाइंस ऐसा कहती हैं कि स्ट्रॉन्गर एंटीप्लेटलेट पेशेंट को 3 से 6 महीने तक देना चाहिए। केस टू केस वेरी करेगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लास्टी है उतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट देना पड़ेगा, जितना क्लॉटिंग का चांस पेशेंट में ज़्यादा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देना पड़ेगा, जितना ब्लीडिंग का चांस है उतना कम स्ट्रॉन्ग आपको देना पड़ेगा, जितना उम्र ज़्यादा है उतना आपको कम स्ट्रॉन्ग क्लोपिडोग्रेल या एस्पिरिन देना पड़ेगा। ये क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स में गाइडलाइंस ऐसा कहती है कि पहले 1 साल तक देना चाहिए, या हार्ट अटैक के पेशेंट में अगर स्टेंट ना भी किया हो तो पहले 1 साल तक देना चाहिए। उसके बाद हम क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन में से एक मॉलिक्यूल को बंद करके दूसरे को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल को एक साथ देने में हर वर्ष में लगभग 1% व्यक्ति को सिग्निफिकेंट या सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। तो उनको हम लेसर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल में यानी सिंगल एंटीप्लेटलेट पर कंटिन्यू करके उसके बाद वो सिंगल एंटीप्लेटलेट को कंटिन्यू करते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने देखा है कि खासकर अगर यंग पेशेंट हो और ब्लीडिंग रिस्क कम हो तो कई बार वो डुअल एंटीप्लेटलेट पर 5-6 साल तक भी पेशेंट को चलाते हैं। हालांकि गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा लिखा है कि 1 साल तक अगर आपने डुअल एंटीप्लेटलेट दिया उसके बाद सिंगल एंटीप्लेटलेट दिया तो सफिशिएंट है।
पर हाँ, कई बार डुअल एंटीप्लेटलेट को स्विच ओवर करने के बाद पेशेंट सडनली हार्ट अटैक लेके आता है, इसलिए काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने देखा, इनफैक्ट मैं भी डुअल एंटीप्लेटलेट ज़्यादातर पेशेंट को काफ़ी टाइम तक देना प्रेफर करता हूँ, खासकर जो लोगों का क्लॉटिंग रिस्क ज़्यादा है। हाँ, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी दवा से साइड इफेक्ट हो रहे हो, जैसे कोई ब्लीडिंग हो रहा हो, खाती सी में, उल्टी में, मोशन में ब्लीडिंग हो रहा हो, स्किन में डबल एंटीप्लेट की वजह से चकत्ते पड़ रहे हो, खासकर नीले रंग के इकाइमोटिक स्पॉट्स अगर पड़ रहे हो, वैसा अगर साइड इफेक्ट्स हो रहा हो, तो वैसे केस में हम जल्दी उसको कम करके सिंगल एंटीप्लेटलेट पे करने की कोशिश करते हैं। पहले अगर 6 महीने 1 साल तक डुअल एंटीप्लेटलेट दिया तो सफिशिएंट है। आइडियली एक गाइडलाइंस के हिसाब से एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन को 1 साल तक देना चाहिए, उसके बाद आप उसको बंद करके सिंगल एंटीप्लेटलेट पर पेशेंट को अगर कंटिन्यू करें तो अच्छा है। सिंगल एंटीप्लेटलेट लाइफ टाइम देना रिकमेंडेड है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल में दोनों ही मॉलिक्यूल में से कोई भी एक को आप पसंद करते हैं। गाइडलाइन ज़्यादातर एस्पिरिन को फेवर करती है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में एस्पिरिन का कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है। क्लोपिडोग्रेल फॉरेन कंट्रीज़ में थोड़ी कॉस्टली आती है, इसलिए वो लोग कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से प्रेफर करते हैं कि एस्पिरिन देना। हमारे यहाँ पे जहाँ एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल में प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एस्पिरिन 2-3 रुपये की आती है, क्लोपिडोग्रेल 5-7 रुपये की आती है, तो हम क्लोपिडोग्रेल को देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर भी है, सेफ़र भी है, और गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस और एसिडिटी वाले साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम करती है, तो इसलिए कंपेरेटिवली हम इसको क्लोपिडोग्रेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल एंटीप्लेटलेट। अगर एस्पिरिन देना हो तो उससे हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लोपिडोग्रेल में भी 75 मिलीग्राम्स डेली डोज ही आपको कंटिन्यू करना है, एस्पिरिन में भी 75 मिलीग्राम्स डोज कंटिन्यू करना है। डुअल एंटीप्लेटलेट दे रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल 75 मिलीग्राम्स डोज पे कंटिन्यू करना है एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक के 1 साल बाद तक। उसके बाद आप सिंगल एंटीप्लेटलेट कंटिन्यू कर सकते हैं। इस टॉपिक को कॉमन आदमी को जानना और समझना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये डुअल एंटीप्लेटलेट और सिंगल एंटीप्लेटलेट का लोगों को समझ में नहीं आता है। कई बार पेशेंट फॉलोअप से चले जाते हैं, 2-2, 4-4 साल बाद सडनली लौट के आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा मॉलिक्यूल चल रहा है, क्यों चल रहा है, कितना चल रहा है। प्रासुगेली 4 साल तक ले रहे हैं। ऐसे भी कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं, फॉलोअप में नहीं आते हैं और एंटीप्लेटलेट्स और ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। उनको समझना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें एंजियोप्लास्टी के बाद डॉक्टर उसको कितना डोज देना है, क्या देना है, वो टाइट्रेट करना ही फॉलोअप का पर्पज़ है कि कब तक आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी है, कब स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, वो सब ही मैनेज करना डॉक्टर का मेन काम है। अगर आप प्लास्टिक के बाद 2-2, 4-4 साल तक डॉक्टर को या किसी फिजिशियन को भी आप नहीं दिखाते हैं तो फिर मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का और साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांस बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बढ़ जाता है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इस तरह का कंटेंट हम चाहते हैं कि आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि आप पेशेंट की बीमारी को समझ सके, बीमारी के डिसीजन पैटर्न को समझ सके, बीमारी को बेटर मैनेज कर सके और डॉक्टर के साथ बेटर डिस्कस कर सके, साइड इफेक्ट प्रोफाइल को समझ सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई फ्यूचर पे आप चाहते हैं कोई और टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयत्न करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और डुअल एंटीप्लेटलेट सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया आपको मिला होगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में या बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स पर मैं बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ों पर विचार करना पड़ता है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन आपके लिए उतना डेप्थ में जानना ज़रूरी नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में कन्वे करने का कोशिश किया है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग ये कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं या जो इंग्लिश से में ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी से उतने कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चैनल हमारे ये कंटेंट हमारे एक अलाइड चैनल है, मेरा ही चैनल है जो उसमें इंग्लिश में अवेलेबल है, नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश के नाम से। आप उसे सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए और आप इस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थैंक यू।